शुभोदय बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक और मस्त होंगे। बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा की हिंदी कक्षा में स्वागत है। छात्रों, अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न ये है। पहला प्रश्न, हमें पढ़ना लिखना कौन सिखाते हैं? बताइए, हमें पढ़ना लिखना कौन सिखाते हैं? हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। हमें पढ़ना लिखना अध्यापक सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? अध्यापक सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा हम किनसे सीखते हैं? छात्रों, मातृभाषा हम किनसे सीखते हैं? मातृभाषा यानी हमारे घर में बोली जाने वाली भाषा। बताइए। हाँ, आपने ठीक उत्तर दिया। मातृभाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं। हम मातृभाषा अपनी माँ से सीखते हैं। यानी बचपन में जो हमें बातें सिखाने वाली होती है हमारी माँ। इसीलिए हमारे पहले गुरु कौन है? माता ही होती है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, माता पिता से कौन ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटी या बेटा? ऐसे तो दोनों भी माता पिता से प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोनों में ज़्यादा कौन माता पिता से प्रेम करते हैं? बताइए बच्चों। हाँ, आपने सही ही बता रहे हैं। माता पिता से ज़्यादा प्रेम बेटी करती है। बेटी ही माता पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। किंतु दोनों माता पिता से प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाड प्यार माता पिता भी बेटी से ही करते हैं और बेटी भी अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम से रहती है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, लड़का और लड़की में किसका ज़्यादा महत्व है? बताइए। यानी इस समाज में स्त्री और पुरुष है ना, स्त्री और पुरुष में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? लड़का और लड़की में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? हाँ, ठीक है। लड़का और लड़की का महत्व कैसे होता है? बराबर होता है। इस समाज में लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं होते हैं। समझ गए ना बच्चों? समाज में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। लेकिन आज समाज में क्या समझा जा रहा है? स्त्री का कोई महत्व नहीं है, लड़की से कोई लाभ नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है। समझ गए ना बच्चों? आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? हाँ, आपने सही बताया। हम आज माँ मुझे आने दे पाठ पढ़ने वाले हैं। कौन सा पाठ है बच्चों? माँ मुझे आने दे। छात्रों, सब अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए। पृष्ठ संख्या है 12।
पाठ का नाम क्या है बच्चों? माँ मुझे आने दे। चलिए बच्चों, उन्मुखीकरण अंश की ओर। इस अंश में हमें क्या बताया जा रहा है? माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। क्या कहा जा रहा है? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। यानी आज इस समाज में क्या समझा जा रहा है? बिटिया हमें नहीं चाहिए। देखिए क्या बताया जा रहा है इस उन्मुखीकरण अंश में। हमें माँ चाहिए, हमसे लाड़ प्यार करने के लिए, हमारे साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए, हमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के लिए हमें माँ चाहिए। और हमारे साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए बहन चाहिए। देखिए हमें माँ भी चाहिए और बहन भी चाहिए। और हमारे जीवन में साथ रहने के लिए, हमारे सुख दुखों में हमारा साथ देने के लिए हमें पत्नी भी चाहिए। बेटी क्यों नहीं चाहिए? हमें माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अनदेखी बिटिया, अनदेखी बिटिया का अर्थ है माँ के कोख में रहने वाली शिशु, माँ के पेट में रहने वाली वह बिटिया इस समाज से क्रंदन करती है, पुकार रही है कि मत करो हमें मारने का अत्याचार। अनदेखी का अर्थ है माँ के कोख में, यानी माँ के गर्भ में रहने वाली बिटिया, यानी भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था पता है ना बच्चों आपको? भ्रूण अवस्था उसे कहते हैं, माँ के गर्भ में 4 माह के पिंड को भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण अवस्था वाली बिटिया इस समाज से क्रंदन करती है, पुकारती है कि हमें मारने का अत्याचार मत करो। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अनदेखी बिटिया क्या कहती है? अनदेखी का अर्थ आपको पता है ना? माँ के गर्भ में रहने वाली बिटिया क्या कहती है, बताइए। हाँ, आपने सही कहा। अनदेखी बिटिया कहती है, मत करो हमें भ्रूण हत्या करने का अत्याचार। तब आपको माँ, बहन व पत्नी से कोई बाधा नहीं है, तो मुझसे क्या बाधा है? अर्थात आपको पत्नी, माँ, बहन, पत्नी चाहिए तो मैं क्यों नहीं चाहिए? ऐसा वह भ्रूण अवस्था वाली अनदेखी बिटिया कह रही है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है बच्चों, बताइए। भ्रूण हत्या करना अपराध है। माँ, बहन, पत्नी भी
किसी की बेटी है। सही है ना बच्चों? चलो हम अगला प्रश्न देखेंगे। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। क्या है? नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। समझ गए ना बच्चों? बताओ अपने विचार। नारी के बिना समाज की कल्पना, यानी समाज की कल्पना करना असंभव है। किसके बिना? नारी के बिना। बताइए। हाँ, नारी के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि नारी ही समाज की जननी है। यानी इस समाज में रहने वाले स्त्री और पुरुष को जन्म देने वाली कौन है? नारी है। यानी नारी अगर नहीं है तो समाज नहीं होगा। यानी नारी समाज में रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष को जन्म देने वाली माता होती हैं। तो माता अर्थात नारी के बिना इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समझ गए ना बच्चों? चलिए अब हम पाठ का उद्देश्य देखेंगे। पाठ का उद्देश्य है छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय कराना है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं को विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। यानी इस पाठ का उद्देश्य है छंद मुक्त कविताओं से परिचय कराना। छंद मुक्त होता है जो कविताओं में, जैसे दोहे, चौपाई में जो छंद अलंकार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन छंद अलंकार का प्रयोग किए बिना जो कविताएं होती हैं वे कैसे होती हैं, उन कविताओं का परिचय देना। और इस माँ मुझे आने दे कविता के द्वारा भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी माँ के गर्भ में जो पिंड को, अगर लड़की है तो उसे मार डालना का जो प्रयास कर रहे हैं उसे रोकना। यानी भ्रूण अवस्था में रहने वाले लड़की को जो मार डालने का, गर्भावस्था में उसकी हत्या करने का जो कुरीति चल रही है उसे रोकना। लिंग भेद का डटकर विरोध करना। लिंग भेद होता है स्त्री को कम महत्व देना और पुरुष को ज़्यादा महत्व देना, इसका भी विरोध करना, क्योंकि स्त्री और पुरुष इस समाज में बराबर महत्व रखते हैं। और जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, माँ के गर्भ में अगर लड़की है तो उसे हत्या किया जा रहा है, उस हत्याओं को रोकना भी इस पाठ का एक उद्देश्य है। और उसके साथ साथ बालिका शिक्षा, यानी बालिकाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य क्या क्या है बच्चों? छंद मुक्त कविताओं का परिचय कराना, भ्रूण हत्याओं का विरोध करना, लिंग भेद का विरोध करना और बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। समझ गए ना बच्चों? चलिए अब हम विधा विशेष की ओर बढ़ेंगे। यह पाठ की विधा क्या है बच्चों? छंद मुक्त कविता। यह एक छंद मुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सटीक और प्रभावशाली
ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। यानी माँ मुझे आने दे कविता की विधा क्या है? छंद मुक्त कविता। यह तो पहली कविता है और यह कविता किसके अंतर्गत है? छंद मुक्त कविता के अंतर्गत है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आया कि माँ मुझे आने दे पाठ की विधा क्या है, उसमें कविता भी है, छंद मुक्त कविता भी है, तो कौन सा हमें उत्तर देना है? हाँ, छंद मुक्त कविता। यह पाठ की विधा है छंद मुक्त कविता। पता है ना बच्चों, छंद मुक्त किसे कहते हैं? जिस कविता में छंद और अलंकार का उपयोग ना किया गया हो उसे छंद मुक्त कविता कहते हैं। इसमें इस कविताओं की विशेषता यह है कि यह कविताएं जिस विषय पर लिखी जाती हैं उसकी गोल ही घूमती रहती हैं, यानी उससे संबंधित ही होती है। प्रत्येक पंक्ति में उस कविता का विषय हमें दिखाई देता है। इर्द गिर्द घूमना यानी उसी की ओर, कविता विषय की ओर ही वह पंक्तियाँ होती हैं और वह सटीक यानी ठीक ठीक हमारी अपनी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में होने के कारण और ठीक सटीक यानी सीधे विषय को बताती हैं और प्रभावशाली होते हैं। इसी और इसकी शब्दावली बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। ऐसी कविताएं यानी सटीक और प्रभावशाली कविताएं समाज में पहले मांग पाती हैं। तो इस पाठ की विधा क्या है बच्चों? छंद मुक्त कविता। चलिए अब हम कवयित्री परिचय देखेंगे। कवयित्री का नाम क्या है बच्चों? कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। क्या नाम है? मृदुल जोशी। चलिए कविता की कवयित्री के बारे में जानेंगे। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि है। हाँ बच्चों, कवयित्री का नाम क्या है? मृदुल जोशी। और इनका जन्म कब हुआ है? सन 1960 में। कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। कौन से प्रांत में इनका जन्म हुआ? काठगोदाम में। इनकी रचनाओं का विषय क्या है बच्चों? नारी चेतना व समसमाज का निर्माण। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से एक बार बताइए बच्चों, मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ? 1960 में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के काठगोदाम में। इनकी रचनाओं का विषय क्या होता है? नारी चेतना व समसमाज का निर्माण। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है बच्चों? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों। इसमें आपको समझ में आ गया ना बच्चों? नारी चेतना यानी स्त्रियों को जागरूक करना। सम समाज का निर्माण का अर्थ होता है समाज में सभी लोग समान महत्व रखने वाले होते हैं, ऐसे समाज का निर्माण करना। इनकी सारी रचनाएं इसी विषय पर हैं। क्या है इनकी रचनाओं का विषय?
नारी चेतना व समाज का निर्माण। बच्चों, आज हम माँ मुझे आने दे पाठ से संबंधित उन्मुखीकरण अंश और उस पर प्रश्नों की चर्चा और पाठ का उद्देश्य, पाठ की विधा तथा कवयित्री परिचय भी जाने हैं। तो अब आप मृदुल जोशी जी के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। लिखेंगे ना बच्चों? हाँ, आप सब मृदुल जोशी कवयित्री परिचय लिखकर अपने अपने अध्यापकों को बताइए। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए घर पर ही रहकर स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।